मित्रों नमस्कार। आज हम लोग कुंडली के दूसरे भाव के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि कुंडली का जो प्रथम भाव है, जो कुंडली में टॉप मोस्ट में दर्शाया जाता है, वो हो आपकी शैशवावस्था यानी इन्फेंसी को डिनोट करता है। मतलब यानी जो आपका जन्म होता है, जब उससे लगभग 3.5 वर्ष तक का समय वो पहले भाव से लिखा जाता है। यानी तब जातक या बच्चा, शिशु मां के प्रभाव में होता है। उसके बाद जैसे ही पिता का प्रभाव उस शिशु पर पड़ने लगता है, तो हम उसको दूसरे भाव से देखते हैं। दूसरा भाव क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? दूसरा भाव आपके अर्ली एज को, यानी प्रारंभिक आयु, जो शैशवावस्था के बाद आती है, 3.5 वर्ष के बाद जो बचपन का समय आपका होता है, दूसरे भाव से देखते हैं। दूसरी चीज उसमें, और आपकी जो बेसिक एजुकेशन है, एकदम प्राइमरी पढ़ाई लिखाई, दूसरे भाव से देखते हैं। आपकी जो वाणी है, आप बोलते कैसे हैं, बोल पाते हैं नहीं बोल पाते, बोलने की क्षमता कैसी है आपकी, ये सब दूसरे भाव से देखा जाता है। फिर अब आपने जब पढ़ाई लिखाई करनी है तो आप वही घर में करेंगे रह करके, या घर से दूर रह करके करेंगे। आपकी वाणी कैसी होगी, अच्छी होगी या उसमें कुछ समस्या, कोई स्टैमरिंग हो रही है, डिफेक्टिव स्पीच हो रहा है। और संचित धन भी इसी से पता करते हैं, एक्यूमुलेटेड वेल्थ। जो 11वां भाव आपका आय का होता है, जब आय आपको मिलती है तो 11वें से चौथा भाव, जो कि दूसरा भाव है जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये संचित धन का भाव होता है, यानी आपका जो बैंक बैलेंस होता है उसका भाव है। यानी बैंक बैलेंस को दूसरे भाव से देखते हैं। और ये आपके मृत्यु का भी भाव है, इसे मारक भाव भी कहते हैं। सब मैं आगे एक एक करके डिटेल बताऊंगा कि किन किन चीजों को ये डिनोट कर रहा है। ये आपके कुटुंब का भी भाव है, आपके खाने पीने का भाव, और आपके सन्यास का भी भाव है। तो कई चीजें यहां से आपकी रिप्रेजेंट होती हैं और उनके बारे में पता चलता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपने शैशवावस्था के बाद, आपने 3.5 4 वर्ष की आयु के बाद आप दूसरे घर में प्रवेश कर लिया आपने, यानी आपका जो मामला है 3.5 या 4 वर्ष के बाद का, उसके बाद में जो भी हमें पता करना होगा हम दूसरे भाव से पता करेंगे। अब दूसरे भाव में हमने बताया आपको शुरू की पढ़ाई लिखाई, और शुरू की पढ़ाई लिखाई के लिए यदि यहां पर इसके इस भाव का स्वामी, तो ये भाव दोनों शुभ प्रभाव में हो, और जो विद्या के कारक है बुध और गुरुदेव बृहस्पति, अगर ये अच्छी स्थिति में हो, शुभ प्रभाव में हो, तो ऐसा जातक, ऐसा शिशु पढ़ाई लिखाई में अच्छा होगा। साथ ही वो घर में ही रह के पढ़ेगा या घर से दूर रह के। अब मान लीजिए कि दूसरे भाव पर और दूसरे भाव के स्वामी पर यदि विच्छेद कारक ग्रहों, 3 ग्रहों को विच्छेद कारक ग्रह माना गया है, राहु को, सूर्य को और शनि को। यदि दूसरे भाव पर और उसके स्वामी पर इन तीनों ग्रहों का प्रभाव हो, तो वो बच्चा अपने चाइल्डहुड के दौरान, यानी प्रारंभिक शिक्षा जो आमतौर पे आप मान लीजिए कि 5वीं 6ठी या 8वीं तक की होगी, उस शिक्षा के लिए उसे कहीं घर से दूर हॉस्टल में रखना पड़ेगा। हाँ, लेकिन इसमें एक शर्त और है कि आमतौर पर 12वां घर भी इन्वॉल्व होता है, वो भी अफेक्टेड होगा कि वो चूंकि 12वां घर घर से दूर रहने का, तो वो भी अफेक्टेड होगा। इसलिए आमतौर पर लेकिन यही है कि जब विच्छेद कारक ग्रहों का प्रभाव दूसरे भाव स्वयं पड़ता है, तो बच्चे को चाइल्डहुड में ही कहीं हॉस्टल में रहने की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, और वो हॉस्टल में रखकर उसको पढ़ाना पड़ता है।
इसी तरह से अब देखिए, आपका कालपुरुष कुंडली में या अन्यथा भी कोई भी आपकी कुंडली है, उसका जो पहला भाव है वो सिर को रिप्रेजेंट करता है, हेड को। तो दूसरा भाव क्या उस अनुक्रम में हुआ, सिर के बाद क्या आता है, चेहरा आता है, तो चेहरे को रिप्रेजेंट करेगा। अब चेहरे में क्या क्या चीजें हैं, आंखें भी हैं, नॉस्ट्रिल्स भी हैं, मुंह भी है, यानी आप, मुंह का मतलब खाने पीने का, बोलते भी आप मुंह से हैं, वाणी का भी भाव हो गया है। आपका चेहरा कैसा है, सुंदर है भद्दा है, इसका भी यहीं से पता चलेगा। अब साहब इसके लिए कैसे पता करेंगे, यदि संयोगवश शुक्र या बुध में से कोई एक ग्रह इसका स्वामी हो और शुभ प्रभाव में हो, मजबूत हो, तो वो बच्चा, वो जातक या जातिका सुंदर चेहरे वाले, आकर्षक चेहरे वाली या चेहरे वाला होगा। यानी उसमें एक मैग्नेटिक पर्सोना होगा। अब शुक्र क्या है, एक सुंदर ग्रह है, अच्छी वाणी है, रिफाइन टेस्ट है उनका, और सौंदर्य के ही वो ग्रह है। दूसरी ओर बुध, बुध क्या है, वो बुद्धिमत्ता के ग्रह हैं, वो आपके इंटेलेक्ट के प्लेनेट है, उनके अंदर थोड़ा क्लेवरनेस भी होती है, युवा है भाई, वो राजकुमार है। तो यानी अगर इन दो ग्रहों में से, शुक्र और बुध में से कोई एक ग्रह इसका स्वामी हो और मजबूत हो और शुभ ग्रहों का प्रभाव, तो निश्चित तौर पर उस जातक या जातिका का चेहरा बहुत सुंदर होगा। लेकिन यदि इसके उल्टे हो, यानी अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो, हाँ, कई बार क्या है कि मान लीजिए अगर शुक्र और बुध उसके स्वामी ना हो, कोई और मान लीजिए नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट उसका, नैसर्गिक ग्रह उसका स्वामी हो, इन ग्रहों का प्रभाव हो, तो भी उस जातक का चेहरा सुंदर होगा और आकर्षक होगा, यानी प्रभावशाली होगा, यानी उसे हम हैंडसम कहेंगे, इज आप हैंडसम, क्योंकि वो प्रभावित करेगा। इसी प्रकार से अब आइए हम वाणी की बात करते हैं। वाणी के लिए यदि दूसरा भाव और दूसरे भाव के स्वामी, इन पर शुभ प्रभाव हो और इनके कारक ग्रह, देखिए साथियों, जब भी किसी भी भाव विशेष की हम विवेचना करते हैं तो हम देखते हैं कि साहब वो भाव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर एक है, वही आज हम कर रहे हैं। तो उस भाव, वो उस भाव पर कोई दुष्प्रभाव तो नहीं है, बुरे भाव, उसका स्वामी कहीं बुरे भाव में तो नहीं बैठा है, बुरे ग्रह तो नहीं देख रहा है। फिर देखते हैं उसका कारक। अब वाणी का कारक ग्रह क्या है, वाणी का कारक ग्रह तो मुख्यतः बुध को माना गया है, वाणी का है, संचार का है, लेकिन जुपिटर को भी माना गया है। जुपिटर यानी गुरुदेव बृहस्पति, जितने भी एडवोकेट होते हैं उनका जुपिटर बहुत स्ट्रांग होता है। तो यानी स्पीच के दो कारक माने गए हैं ज्योतिष में, एक बुध और उसके साथ ही गुरुदेव बृहस्पति। अगर ये दोनों कारक ग्रह मजबूत हो, अच्छी स्थिति में हो, और दूसरे भाव और उसके स्वामी पर शुभ ग्रहों का प्रभाव, तो साहब ऐसा व्यक्ति डिबेट में नंबर 1 आएगा, जहां भी भाषण देगा बड़ा प्रभावशाली होगा और इसके कारण वो अपना नाम कमाएगा। लेकिन यदि इन सब पर अशुभ प्रभाव, तो वहीं पर उल्टी स्थिति होती है, बोलने में दिक्कत होती है, हकलाने की दिक्कत होती है, डिफेक्टिव इन स्पीच होता है। तो ये सब चीजें होती है, ये जो कि स्पीच के बारे में है। अब आइए वेल्थ के बारे में, ये धन का भी है, धन का भाव है। तो धन का भाव, इसका मतलब कि जो आपने कमाया वो बैंक का हिसाब में यहाँ रहता है, ठीक है साहब। अगर दूसरे भाव और उसके स्वामी पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, तो साहब एकदम मान के चलिए अच्छी स्थिति होगी। लेकिन धन के कारक ग्रह है शुक्र और गुरुदेव बृहस्पति दोनों है, तो उनका भी मजबूत होना, अच्छी स्थिति होना जरूरी है। उन पर बुरे ग्रहों का प्रभाव ना हो और दूसरे भाव में उसके स्वामी पर भी ना हो, तो आप मान के चलिए कि साहब आजीवन धन की स्थिति अच्छी रहेगी उस जातक की, आप भविष्य खत्म कर सकते हैं। और एक खास बात यह है, बहुत अमीर बनाने वाली बात है, अगर मान लीजिए ये यहां पर कोई नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट, नैसर्गिक बेनिफिक प्लेनेट में आपके शुक्र भी आता है, चंद्रमा आता है, और मरकरी बुध आता है, और गुरुदेव बृहस्पति आते हैं। अगर ये अपनी राशि में आ बैठे और साथ में केतु बैठ गए हों, केतु क्या है, फ्लैग को रिप्रेजेंट करता है। केतु शैडोई प्लेनेट है, राहु और केतु, लेकिन ये जब सूर्य और शनि के साथ मिल जाते हैं तो ये
ये एक ध्वजा, फ्लैग को रिप्रेजेंट करते हैं, ऊंचाई को, हाइट को। तो ये जब बैठे होंगे उस घर में, तो साहब वो बेतहासा अमीरी देंगे, बेतहासा धन देंगे, यानी आपका बैंक बैलेंस बहुत अच्छा होगा, कहने का ये आशा है। अब साहब ये दूसरा भाव जो है संगीत का भी है। यदि दूसरे भाव के स्वामी और पांचवें भाव के स्वामी, हम पांचवा क्यों ले रहे हैं, वो भी इंटेलेक्ट का भाव है, वो भी क्रिएटिविटी का भाव है। तो संगीत का तो चूंकि यहां से हो गया कि चलिए आप संगीत के साथ गीत होता है, आप वाणी से मुंह से उसको गाते हैं, संगीत के लिए हाथ अपना लगाते हैं, ठीक है साहब, कोई इंस्ट्रूमेंट के लिए। तो यदि दूसरे भाव के स्वामी और पांचवें भाव के स्वामी और शुक्र का अंतर संबंध हो, अच्छा संबंध हो, आपसी संबंध, तो ऐसे जातक को म्यूजिकल एबिलिटी प्राप्त होती है, मतलब उसको बिल्कुल, मतलब वो म्यूजिक में बहुत अच्छा करेगा, ये मान के चलो। अब आता है आपका कि साहब ये चूंकि चेहरे का भाव है, तो चेहरे मैंने आपको बताया आंखें भी आती हैं, जैसे अभी मुंह आता था। तो अब आंखें अगर आती हैं, तो चूंकि आंख के कारक ग्रह है सूर्य और चंद्रमा, और अगर वो चतुरासी में यहां बैठ जाए, ठीक है साहब, और इन पर चतुरासी में बैठ गए, दूसरे भाव में, दूसरा भाव भी आंख का कारक है, और उसके कारक ग्रह मैंने बताया कि सूर्य और चंद्रमा है, वो भी चतुरासी में बैठे हैं, इसका मतलब परेशान है। और उन पर फिर एक मतलब पाप ग्रह का प्रभाव है, एक नहीं दो दो का, मंगल का और केतु का हो। तो ऐसे में आंखों की समस्या उत्पन्न होती है, उनकी बीमारी होती है, और यहां तक कि अंधापन भी हो सकता है, यानी ब्लाइंडनेस भी आ सकती है साथियों। अब हम आते हैं, चूंकि जानते हैं कि कुटुंब का भाव है, कुटुंब का भाव है और धन का भी भाव है। यानी अगर किसी जातक के बारे में पता लगाना है कि क्या ये सन्यासी प्रवृत्ति का होगा या सन्यास लेगा, सन्यास कौन हो लेता है, या सन्यासी कौन होता है, जो धन का और परिवार का त्याग कर देता है, और धन का भी और कुटुंब का भाव है। तो यानी अगर इस दूसरे भाव पर और इसके स्वामी पर विच्छेद कारक ग्रहों, तीन होते हैं, सूर्य, राहु और शनि, यदि उनका प्रभाव हो, और साथ ही में चौथा अगर चूंकि डोमेस्टिक कंफर्ट का होता है ना, डोमेस्टिक कंफर्ट का, तो वो भी साहब एफ्लिक्टेड हो, पीड़ित हो कि नहीं मिल रहा है इस व्यक्ति को डोमेस्टिक कंफर्ट, और दूसरे भाव में कुटुंब को लेकर, धन को लेकर के उसको समस्या होने वाली है, ये सब होगी, क्योंकि उसके प्रति उसका कोई मोह नहीं है। और 12वां भाव घर से दूर रहने का है, संन्यास, सन्यासी बन के कहीं दूर जाकर के रहेगा किसी प्लेस में, तो संन्यास का भाव भी है दूसरा भाव। यानी यदि दूसरा भाव उसके स्वामी पर ये विच्छेद कारक ग्रहों, यानी सेपरेटिव प्लैनेट्स, नेमली सन, सैटर्न और राहु का प्रभाव हो, और चौथा घर और 12वां घर भी एफ्लिक्टेड हो, तो ऐसा जातक सन्यासी बनेगा। अब देखिए, दूसरा भाव गोद लिए जाने का भी भाव है, यानी ये जातक की कुंडली में लिखा होता है कि क्या कोई उसको गोद लेगा, जातक को या जाति का। और साहब वो आपको कैसे पता चलेगा कि साहब उसको कोई गोद लेगा? तो यदि दूसरे भाव और उसके स्वामी पर, छठे भाव के स्वामी, 11वें भाव के स्वामी और राहु का प्रभाव, तो साहब ऐसे जातक को कोई ना कोई गोद ले लेगा, ये भी दूसरे भाव से पता चलता है। अब साहब छठे, 11वें और राहु का क्या मतलब हुआ, क्योंकि ये तीनों, उसके स्वामी और राहु, ये फॉरेन इन्फ्लुएंस को, फॉरेन मतलब विदेशी नहीं है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को, आउटसाइड द फैमिली, उसको रिप्रेजेंट करता है। यानी कोई फैमिली के बाहर के व्यक्ति का हमारे परिवार में प्रभाव होगा, तभी तो वो हमको गोद ले लेगा। इसलिए इस दूसरे भाव को भी गोद लिए जाने का भाव माना गया है। और अंत में मैं ऐसा बता दूं कि साहब ये मारक भाव भी है। कैसे? देखिए, आप जानते हैं कि जो लॉन्जेविटी का, लाइफ स्पैन का, आयु का जो भाव होता है कुंडली में, 8वां भाव होता है, ये लोग सभी जानते हैं, लेकिन ये बहुत लोग कम जानते हैं कि तीसरा भाव भी आयु का होता है। एक्चुअली वैदिक ज्योतिष में एक भावत भावम सिद्धांत होता है, यानी जब भी कोई चीज जिस भाव से रिप्रेजेंट होती है, उससे उतने ही अगले भाव में जाकर के उसी भाव के बारे में और अच्छे से देखा जा सकता है, उसकी पुष्टि की जा सकती है। जैसे मान लीजिए आयु का 8वां भाव, 8वें से अगर 8वां देखेंगे तो कुंडली का तीसरा भाव आता है, तो भी आपका आयु का भाव हुआ कि साहब आपकी कितनी आयु होगी, लाइफ स्पैन कितना होगा, लॉन्जेविटी कितनी होगी।
और किसी भाव से जो 12वां भाव होता है वो उसको निगेट करता है। अब जब तीसरा भाव क्या हुआ, आयु का भाव हुआ, उसे 12वां भाव दूसरा भाव हो गया, यानी वो मृत्यु का भाव हो गया। इसीलिए इसको हम दूसरे भाव को मारक भाव भी कहते हैं और इसके स्वामी को मार्केश कहते हैं। समझिएगा, मार्केश मार्केश बहुत सुना होगा। इसी प्रकार से 8वें से जो 12वां भाव है 7वां भाव, अब वो आयु का भाव है तो नेचुरली 12वां भाव मृत्यु का भाव हो गया, इसलिए 7वां भी मारक हो गया। इसलिए आपकी कुंडली में दो मुख्यतः मारक भाव, मुख्यतः, एक दो और हैं जो मैं बाद में बताऊंगा, दूसरा और सात, ये दो मारक भाव होते हैं, क्योंकि लॉन्जेविटी के 8वें और तीसरे ये दो भाव होते हैं। तो इस प्रकार से इसके बारे में भी हम यहां से पता लगा सकते हैं। यदि इस पे, इस भाव पे और इसके स्वामी पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो उस जातक की आयु लंबी होती है। यदि मैलिफिक एफ्लिक्शन हो, पाप ग्रहों का प्रभाव है, तो ऐसे जातक की आयु कम होती है। इसी बात के साथ मित्रों, दूसरे भाव के बारे में मुख्यतः जो जो चीजें आती है, लगभग सभी बातों पर हमने अभी आज डिटेल पर चर्चा कर ली है और हम इसके बारे में अगले वीडियो में फिर हम आपके साथ पुनः चर्चा करेंगे और तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।